हेलो एवरीवन, टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी। अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा। हिस्ट्री की क्लासेस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट कर्नाटक वॉर, मतलब पहला कर्नाटक युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था 1746 से लेकर 1748 के बीच में। कहीं कहीं आपको 1744 भी नजर आएगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं जो आपको डेटा दे रहा हूं वो ऑथेंटिकेट डेटा है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ने से तरफ से जो टफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। दोपहर के 4 बजे एग्जाम के बाद जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे कवर करवाई जाती है। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे ट्यूसडे एंड थर्सडे कवर कराई जाती है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। 9000 जीके वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने से शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात, ये सेशन हमारे 5 जून से कंटिन्यू है। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे रखे हुए हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए प्रिपरेशन शुरू करवाई जा सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैरियर स्नाइपर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। प्रेयर बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस और एक बैच जो है सेकंड बैच 15 जुलाई से शुरू होने वाली है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, ये खासकर बंगाली स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। लेकिन उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड सजा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या है कि आपको पता है यूरोपियन कंपनियां भारत में आना शुरू की थी, जिसमें पुर्तगाल थे, हॉलैंड थे, अंग्रेज थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, और फ्रांसीसी भी थे। और भी बहुत सारी कंपनियां आप देखोगे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट थे। जिसमें अब हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश विस्तार को लेकर। ये कर्नाटक युद्ध ऐसे ही नहीं हुआ होगा, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। रीजन सिंपल सी बात है, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, उनकी डिजायर। और हर एक कंपनी जो भारत में आई थी, उनका अपना अपना सपना था, अपनी अपनी सोच थी। उनको अपने अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना था, उसको एक्सपेंड करना था। यहाँ पर क्या हुआ, हिंदुस्तान के विजय के क्रम में, जब हिंदुस्तान विजय के क्रम में अंग्रेजों को 2 प्रकार के प्रतिद्वंदी, मतलब अंग्रेजों को अगर यहाँ पर जब भारत आए थे तो उन लोगों को 2 तरह के कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का माने उनको सामना करना पड़ा था। 2 तरह के कॉम्पिटिटर्स थे उनके सामने। पहला जो था वो थे विदेशी, जो फॉरेनर्स थे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, पुर्तगीज थे, हॉलैंड था, डच, फिर आपके फ्रांसीसी थे। साथ ही साथ एक देसी, माने 2 प्रकार के प्रतिद्वंदी थे, एक थे विदेशी, एक थे देसी। देसी में कौन, राजा रजवाड़े यहाँ के, वो। तो ये 2 प्रकार के क्या थे, 2 तरह के प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर्स थे अंग्रेजों के सामने। विदेशी जो प्रतिद्वंदी थे, विदेशी जो कॉम्पिटिटर्स थे, उसमें 17 सेंचुरी के एंड तक जाते जाते, मतलब 1601 से लेकर 1700, 1699 या 1600 से लेकर 1699 आप कह लो, तो 1600 से लेकर 1699 तक पुर्तगाल और डचों ने क्या किया, भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया। मतलब पुर्तगीज और डचों ने अंग्रेजों को सबसे टॉप लेवल का मानना शुरू कर दिया, और वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या होता है, जो 18 सेंचुरी होती है, उसमें फ्रांसीसी और अंग्रेजों में अपने अपने सर्वोच्चता, अपने अपने सुपर पावर को लेकर, जो सुपर पावर है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए इन लोगों के बीच में 3 युद्ध लड़े जाते हैं। किसके किसके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और ये तीनों ही जो फाइट होती है, तीनों ही जो वार होते हैं, तीनों ही जो युद्ध होते हैं, वो कर्नाटक एरिया में लड़े जाते हैं। इसलिए इस युद्ध का नाम रख दिया जाता है कर्नाटक वार। तो ये टोटल 3 कर्नाटक वार है, जिस पर आज हम फर्स्ट कर्नाटक वार के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट कर्नाटक वार के बैकग्राउंड को अगर मैं समझाऊं, तो ये एक्चुअली ये वार ऐसा ही नहीं था। ये था, ऑस्ट्रिया एक प्लेस है, वहां पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो रहा था। मतलब कौन चेयर पर बैठेगा कर्नाटक माने ऑस्ट्रिया में, उसको लेकर ये फाइट थी। 1748 में क्या होता है कि एक्सले सापेल एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसका नाम रखा जाता है एक्सला सापेल, जिसपे हम लोग बात करेंगे अभी। तो वो संधि जैसे होती है, ट्रीटी जैसे ही होती है एक्सला सापेल की, तो युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है, युद्ध एंड हो जाता है। और जैसे ही युद्ध खत्म होता है, और डुप्ले को क्या करता है, डुप्ले फ्रांसीसियों के नेतृत्व में अपनी स्थिति को मजबूती बना देता है। मतलब फ्रांसीसी जो मजबूत होते हैं वो डुप्ले के नेतृत्व में बनते हैं। मतलब डुप्ले क्या करता है,
पोस्ट पे आता है और वो युद्ध को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो यहाँ से फ्रांसीसी माने मजबूत हो जाते हैं। तो ये है हमारी पूरी स्टोरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्ट्स अबाउट द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में तथ्य। फॉट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेज, ये तो क्लियर हो गया। कर्नाटक वार किसके किसके बीच में लड़ा गया, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कई बार और आगे भी बनेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किसके किसके बीच में हुआ। तो तीनों ही इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में हुआ। लड़ाई किसके किसके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच। पीपल इन्वॉल्व कौन कौन थे, जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स, जिसके बारे में अभी आपके बात की, ये फ्रेंच गवर्नर जनरल थे। मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस, ये ब्रिटिशर्स थे। और अनवरुद्दीन खान, ये नवाब थे कर्नाटक के। तो ये 3 जन इन्वॉल्व थे इसमें शामिल लोग कौन कौन थे, जोसेफ फ्रांसवा डुप्लेक्स, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस, ब्रिटिशर्स थे, और अनवरुद्दीन खान, ये थे कर्नाटक के नवाब। ये कब लड़ा गया, 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। तो यहां देख लीजिए वेयर, कहां पे लड़ा गया, कर्नाटक रीजन में, साउथर्न इंडिया में है। ये कहां लड़ा गया था, कर्नाटक क्षेत्र में जो दक्षिण भारत में है। ये एरिया दक्षिण भारत का है। भारत का जो एरिया आप देखते हो ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत है। तो ये है गोवा, गोवा के बाद आता है कर्नाटका, केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। अगर मैं यहां से सीरीज सजाना शुरू करूं तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा आता है, फिर कर्नाटका, फिर आता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आएगा, उसके बाद आएगा उड़ीसा, उसके बाद आएगा आपका वेस्ट बंगाल। टोटल 9 होते हैं बाउंड्री लेकर। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अब देखते हैं रिजल्ट क्या हुआ, इनकॉन्सिल्व हुआ, मतलब अपुष्ट हुआ, माने डिसाइड नहीं किया गया कौन जीता कौन हारा, बस स्थिति को मजबूत बताया गया। अब बात करते हैं कोर्स ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वार, माने प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या पाठ्यक्रम माने बैकग्राउंड रहा। France and Britain were on opposite side of the camp at the War of Austrian Succession that had broken out in Europe in 1740. फ्रांस और ब्रिटेन कैंप के विपरीत हिस्से में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध में थे, जो 1740 में यूरोप में टूट गया था। मतलब ये जो एक्चुअली जो फाइट हो रही थी वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर हो रहा था कि गद्दी पर कौन बैठेगा, उसको लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में कौन राज्य करेगा। दिस एंग्लो फ्रेंच रिवलरी लीड टू देयर ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया वाइंग विथ ईच अदर फ्रॉम सुपरमेसी। इस एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता ने भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियों को वर्चस्व के लिए एक दूसरे के साथ मरने के लिए प्रेरित किया। देखिए युद्ध वहां पर हुआ, माने झगड़ा था ऑस्ट्रिया को लेकर, लेकिन इन लोगों ने अपनी पावर को यहां पर भी दिखाना शुरू कर दिया। द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पुडुचेरी डुप्लेक्स had raised on an army of Indian sepoys under French officer in India. पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने भारत में फ्रांसीसी अधिकारियों के अधीन भारतीय सिपाहियों की एक सेना खड़ी कर दी थी। माने अब डुप्लेक्स ने क्या किया, फ्रांसीसियों के लिए भारत में एक सेना को तैयार कर लिया, भारतीय सेना को तैयार कर दिया। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was nationalized in 1720 and France had imperialistic design on India. 1720 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया गया और फ्रांस का भारत पर साम्राज्यवादी डिजाइन था। In 1745 there was a naval attack on a French fleet by Britain in which even Pondicherry in danger. 1745 में ब्रिटेन द्वारा एक फ्रांसीसी बेड़े पर नौसैनिक हमला किया गया था, जिसमें पौंडीचेरी भी खतरे में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन ने क्या किया था, फ्रांसीसी जो बेड़ा था, फ्रांसीसी जो एरिया था उस पर हमला कर दिया था। ओके, और वो जो एरिया था पौंडीचेरी वो भी खतरे में आ गया था। डुप्लेक्स along with additional French troops from Mauritius defended against this attack and captured Madras, which had been controlled by the English. डुप्लेक्स ने मॉरिशस से अतिरिक्त फ्रांसीसी सेनाओं के साथ इस हमले का बचाव किया। अब डुप्ले ने क्या किया, मॉरिशस से भी सेनाएं बुला ली और मद्रास पर कब्जा कर लिया,
जिसे अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित किया गया था। जो अंग्रेज कंट्रोल करके रखे थे, जहां मद्रास को आपने पढ़ा होगा, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, तो मद्रास पर अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ करता था, माने बिजनेस को लेकर। फाइनली कंट्रोल तो बाद में होगा, लेकिन ये बिजनेस को लेकर बात चल रही है कि कहां कहां इन लोग बिजनेस करते थे। तो जहां पर बिजनेस करते थे अंग्रेज, तो वहां पर फ्रांसीसियों ने कंट्रोल कर लिया। The English made another attack on Pondicherry, but instead faced a heavy loss. The English shout help from the Nawab of Karnataka, Arcot Anwaruddin Khan. अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर एक और हमला किया। अब क्या हुआ, ये जब मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, तो इससे क्या हुए, जो अंग्रेज थे वो गुस्से हो गए और उन्होंने एक और हमला कर दिया पौंडीचेरी पर। इसके बजाय उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब क्या हुआ, जैसे ही हमला किया उन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ गया। अंग्रेजों ने कर्नाटका, माने अरकोट कहते थे इसे, के नवाब जो थे अनवरुद्दीन खान से मदद मांगी। अब अंग्रेज अनवरुद्दीन खान के दरबार में पहुंच गए, कहने लगे कि आप हमारी मदद करिए। द नवाब आस्क्ड द फ्रेंच टू रिटर्न मद्रास टू द ब्रिटिश। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास वापस करने के लिए कहा। अब जो फ्रांसीसी को क्या किया गया, फ्रांसीसियों को अनवरुद्दीन जो नवाब हुआ करते थे, उन्होंने कहा, कर्नाटक के नवाब, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, मद्रास को वापस कर दीजिए अंग्रेजों को। ये कहा गया किसके द्वारा, ये अनवरुद्दीन के द्वारा कहा गया, जो कर्नाटक के नवाब हुआ करते थे। डुप्लेक्स ट्राइड convincing the Nawab unsuccessfully that Madras would be handed over him at a later stage. डुप्लेक्स ने नवाब को असफल साबित करने की कोशिश की कि मद्रास को बाद के चरण में उसे सौंप दिया जाएगा। अब क्या हुआ, डुप्लेक्स ने काफी बात की नवाब से कि देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, उन लोगों ने पौंडीचेरी पर पहले हमला किया, इस तरह की काफी बातें की। लेकिन नवाब अपने गुस्से पर अड़े हुए थे, अपनी बातों पर अड़े हुए थे कि नहीं, आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा मद्रास को। और मजबूर होकर क्या करना पड़ा, उन्हें मद्रास को रिटर्न करना पड़ा। आगे देखते हैं। देन द नवाब सेंट अ ह्यूज आर्मी टू फाइट द फ्रेंच फोर्सेज। This army was defeated by the relatively small number of French forces in Mylapore in modern day चेन्नई in 1746। फिर नवाब ने फ्रांसीसी सेना से लड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया वो रिटर्न कर दिए, लेकिन वो बात की बात है। यहाँ क्या हुआ कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि अब ना किए, जब डुप्ले स्टार्टिंग में जब उनको समझा रहे थे तो वो नहीं समझ रहे थे, इससे नवाब गुस्सा हो जा रहे थे और नवाब ने अपनी सेना भेज दी। इस सेना को अपेक्षाकृत कम संख्या से में फ्रांसीसी सेनाओं ने 1746 में मायलापुर, आधुनिक चेन्नई में हरा दिया। अब क्या हुआ, जो फ्रांसीसी सेना थी, ये जो सेना भेजे थे उसे हरा दिया गया। मतलब कर्नाटक जो ये थे, माने जो नवाब हुआ करते थे, उनकी हार हुई यहाँ पर। दिस एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द आर्मलेस ऑफ इंडियन रूलर्स विज द एफिशिएंटली ट्रेन्ड आर्मीज ऑफ द यूरोपियन पावर। इसने भारतीय शासकों की यूरोपीय शक्तियों की कुशलता से प्रशिक्षित सेनाओं के दृष्टिकोण को कमजोर किया। मतलब अब ये बता दिया गया कि जो भारतीय सेनाएं हैं वो कमजोर हैं, किसके कंपेयर में, यूरोपीय सेना के कंपेयर में, माने यूरोपीय पावर के कंपेयर में। द वॉर एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-लॉ-शापेल, ऑल्सो कॉल्ड, इसे और एक नाम से जाना जाता है ट्रीटी ऑफ, इसे एक और नाम से जाना जाता है ट्रीटी ऑफ आचेन। 1748 में एक्स-लॉ-शापेल की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसे आचेन की संधि भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, फाइनली डील हो जाती है। तो 1748 में जाकर डील होती है फाइनली। अब इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर, मद्रास वाज गिवन बैक टू द इंग्लिश। देखिए मद्रास क्या किया जा रहा है, वापस दे दिया जा रहा है अंग्रेजों को, इन एक्सचेंज फॉर लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका टू फ्रांस। मद्रास को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग के बदले फ्रांस को वापस क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया, वापस मद्रास को दे दिया अंग्रेजों को। तो यहाँ पर डील क्या हुआ कि फ्रांसीसियों के पास में क्या आ गया, लुइसबर्ग आ गया। देखिए लुइसबर्ग आ गया, किसके एवज में, मद्रास के एवज में। मतलब मद्रास अंग्रेजों के हाथ में चल गया और लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया। डुप्लेक्स अंडरस्टूड द सुपरियरिटी ऑफ द यूरोपियन आर्मीज हु यूज्ड दिस एडवांटेज to influence Indian princes and establish French hegemony in South India। ड्यूप्लेक्स ने यूरोपीय सेनाओं की श्रेष्ठता को समझा, जिन्होंने इस लाभ का इस्तेमाल भारतीय राजकुमारों को प्रभावित करने और दक्षिण भारत में फ्रांसीसी आधिपत्य स्थापित करने के लिए किया। अब यहाँ पर उन्होंने प्रूफ कर दिया फ्रांसीसियों ने
कि भारतीय सेनाओं को आराम से हराया जा सकता है, क्योंकि इनकी जो सेनाएं थी फ्रांसीसियों की, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सोच की थी और मॉडर्न हथियार थे इनके पास। तो गाइज ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर पसंद आया तो आप बताइएगा। और ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है चाणक्य लाइव। हो सकेगा तो मैं आज या कल से आपको वीडियोस देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। मतलब अब आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। और सेकंड टॉपिक जो हमारा है कमिंग क्लास का, वो है सेकंड कर्नाटक वार, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो आप बने रहिएगा ताकि आपको सीरीज समझ में आए। नोट्स जो मिलेंगे उसको आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। गाइस अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। क्वेश्चन पूछे नहीं गए तो रिलैक्स रहिए। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ चाणक्य लाइव को तो ना ही भूले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब मैथ और रीजनिंग की क्लासेस मतलब कंप्लीट कोर्स में करवाने जा रहा हूँ। और आपने अगर टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये होता है बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।